हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो आपका सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो वर्कशीट 24 में हमने देखा कि देश में आधे से अधिक जो श्रमिक हैं प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र कौन सा? जो कृषि क्षेत्र होता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और आधे से अधिक यानी लगभग जो है 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो प्राथमिक जो क्षेत्र है उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक सोचने वाली बात है वो ये है कि 50% लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान उनका केवल जो है कितना है? लगभग 15%। और इससे यानी लोग जो है वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम है। वो लगभग कितनी है? सकल घरेलू उत्पाद जो है उनका योगदान, उसमें केवल उनका योगदान 15% है। और इसी से क्या उत्पन्न होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी उत्पन्न होती है। क्लियर? आज की जो ये वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो बेरोजगारी है उसके लिए सरकार द्वारा किए गए क्या क्या प्रयास हैं, कैसे हम दीर्घकालीन उपाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक टाइप की बेरोजगारी तो हमने देखी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। दूसरी होती है एक शिक्षित बेरोजगारी भी होती है, जिसमें लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, जो एजुकेशन है वो उन्होंने जो है ले ली है, डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन उनको काम जो है वो नहीं मिलता। वो कैसी है? वो शिक्षित बेरोजगारी है, यानी पढ़े लिखे लोग वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तीसरी बेरोजगारी होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम के अनुसार, एक मौसम होता है जिसमें मान लीजिए अब कृषि की बात करते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन जो है वो बारिश के मौसम में जो भवन निर्माण कार्य हैं वो नहीं होते, तो उस टाइम जो वर्कर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो क्या हो गई? वो मौसमी बेरोजगारी हो गई। क्लियर? तो अब होता क्या है कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग कितना है? वो है 85%। यानी केवल 15% प्राथमिक क्षेत्र में है, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और 85% जो है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है किसका? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का, जिसमें जो है केवल कितने प्रतिशत है? 50% से भी कम लोग जो है वो लगे हुए हैं। नाउ कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो अल्प बेरोजगारी कहो, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहो, या छिपी हुई बेरोजगारी कहो, ये जो है ये वही है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उनको सृजित कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अब हम किस तरह से अतिरिक्त रोजगार का सृजन जो है वो कैसे हो। तो इसके लिए हमारे पास दो उपाय हैं, एक है छोटी अवधि के लिए और एक है दीर्घकालीन उपाय। छोटी अवधि के लिए उपाय में हमने जो है पढ़ा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, यानी ये आपने जो है मनरेगा, ज़रूर आपने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यह योजना 2005 में क्या की गई थी? लागू की गई थी। और मनरेगा के अंतर्गत क्या था कि यह योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी वो लोगों को दी गई थी। यानी जो लोग बेरोजगार हैं उनको इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार यानी 100 दिनों का जो भत्ता है वो जो है दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अगर रोजगार ना मिले तो क्या होगा? यानी जो मनरेगा है इसके तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर ना दिया जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि सरकार जो है वो देने में सक्षम ना हो, तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा बच्चों? बेरोजगारी भत्ता। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये छोटी अवधि के लिए हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये उस टाइम दे दिया, लेकिन इससे क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी केवल 100 दिनों के भत्ते से? तो ऐसा तो नहीं है कि केवल 100 दिनों के भत्ते से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। क्लियर?
तो ये क्या है, ये छोटी अवधि के लिए एक तरह से गुजारा करने वाली बात है। अब नेक्स्ट देखिए, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल का होना। ठीक है, कि अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ इस तरह के हम काम धंधे विकसित कर सकते हैं जो हमें क्या है कि रोज़गार वो हमें दिलवा सकें। नेक्स्ट देखिए, 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित। तो मनरेगा के तहत 1/3 रोज़गार जो है वो महिलाओं के लिए क्या किया गया, सुरक्षित कर दिया गया। और गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोज़गार प्रदान करना। और जो गरीब तो जो है यानी गरीबों की भी एक आप कह सकते हो एक जो है लाइन रेखा बना दी गई। उसमें जो गरीब हैं उनमें भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए जो है रोज़गार प्रदान करना, ये इस मनरेगा के तहत किया गया। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन उपायों की। दीर्घकालीन उपाय यानी जो लंबे समय तक चलेंगे, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो लोगों को स्थायी रोजगार देंगे। ये जो दीर्घ छोटी अवधि के लिए होते हैं ये अस्थायी रोजगार देते हैं, जो कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ टाइम के लिए फिर नहीं हैं। लेकिन जो दीर्घकालीन उपाय हैं ये जो उपाय होंगे ये लोगों को एक लंबे समय तक जो है उनकी जीविका कमाने का साधन वो बनेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, कृषि सुविधाओं का सुधार। तो कृषि सुविधाएं यानी हमने देखा कि जो 50% लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक यानी जो कृषि है उससे जुड़े हुए हैं। अब 50% लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर कृषि के अंदर ही कुछ ऐसी टेक्निक ला दी जाए कि जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो इस तरह से ना हो, जो लोग जितने लगे हुए हैं उन सब लोगों का काम हो वहाँ पे। क्योंकि अब तो क्या हो रहा है कि वो लोग दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं है। यानी अगर उन वहाँ से कुछ लोगों को हटा लिया जाए तो भी प्रोडक्शन उतनी ही रहनी है। क्लियर, वो बेरोजगारी के कारण वहाँ पर लगे हुए हैं। तो अगर कृषि जो पद्धतियां हैं उनमें सुधार किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जाए, जो कृषि है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए, तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है सस्ती दर पर कृषि ऋण, यानी जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको जो है सस्ती दर पर कृषि ऋण दिया जाए ताकि वो और भी जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ कर सकें। अभी जो हमारा किसान है वो केवल अपनी बस पेट भरने के बारे में सोचता है। ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि वो किस तरह से आगे इसकी पैदावार को बढ़ा सकता है और कौन कौन से मॉडर्न टेक्निक्स वो जो है कृषि में लगा सकता है। तो इसीलिए अगर उनको कम ब्याज पर ऋण मिलेगा तो वो जो है इससे आगे सोच पाएंगे। नेक्स्ट है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की जो है स्थापना। तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र कौन से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब अगर हम अर्ध ग्रामीण की बात करें तो जो कस्बे होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हैं और यानी जो टाउन होते हैं उनके बारे में, वहाँ पर ना तो कृषि का प्रोविज़न होता है, कृषि का कोई प्रावधान नहीं है, लैंड नहीं है। वहाँ पर छोटे मोटे उद्योग धंधे उनको ज़रूर विकसित करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे एक तो जो मौसमी बेरोज़गारी होती है, जो लोगों को एक मौसम में काम धंधा नहीं मिलता, उससे जो है बचा जा सकता है। ठीक है, मौसमी बेरोज़गारी ख़त्म होगी उद्योग धंधे स्थापित होने से। तो इसीलिए जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो दीर्घकालीन अवधि का प्रोविज़न है। विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के साथ साथ जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार ने EMC का प्रोविज़न किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। इसमें क्या है, इसमें आपको एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि किस तरह से आप अपने नॉलेज, अपनी स्किल को किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जो है उसे जीविका कमा सकते हो। उदाहरण के लिए अगर किसी जो है बच्ची को मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस मेहंदी को अपना एक रोज़गार का अवसर बना सकते हो। ठीक है, और एक बड़े स्केल पर होता है तो आप उसमें खुद तो जो है रोज़गार करोगे ही, साथ में और को भी रोज़गार दे सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप जो है समझ सकते हो कि विद्यालय और कॉलेजों में जो है उच्च गुणवत्ता वाली और जो आप कह सकते हो कि व्यावसायिक शिक्षा उसमें सुधार जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़रूरी है कि जैसे कि हम डिग्री ले लेते हैं, MA कर ली, PhD कर ली, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जो MA PhD किए हुए भी बहुत छोटी छोटी जॉब वाले फॉर्म भरते रहते हैं, तो उस इतनी एजुकेशन लेने का फ़ायदा क्या हुआ। तो क्यों ना कुछ ऐसे प्रोविज़न हो शिक्षा में भी कि बहुत छोटी क्लास से ही
आपको कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाएं, बच्चों को कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाएं जिनका यूज़ वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर सके, अपनी जीविका कमाने में कर सके, रोजगार करने में कर सके। तो ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा हमें चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर करना। तो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी सुधार जो है उनको बेहतर करना ज़रूरी है। एक तो इससे जो आप कह सकते हो कि मोर्टेलिटी रेट जो होती है, मृत्यु दर, वो भी कम होगी। दूसरा इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बेहतर करके भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा 2005 की विशेषताओं की व्याख्या जो है आपको यहाँ पर करनी है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना जो है मनरेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मनरेगा, और हिंदी में क्या होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। तो इसकी विशेषताएं हमने अभी वर्कशीट में पढ़ी थी कि यह योजना 2005 में लागू की गई। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तीसरा, रोजगार न मिलने पर क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। और फोर्थ है, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, मनरेगा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या कीजिए। तो अतिरिक्त रोजगार सृजन के जो दीर्घकालीन उपाय हमने अभी चर्चा की, पहला है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। दूसरा है विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। फोर्थ वन रहेगा कृषि सुविधाओं में सुधार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें रोजगार जो है वो डेवलप करने चाहिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि निर्धनता, जो गरीबी है, उसकी समाप्ति के लिए। दूसरा है बेरोजगारी को कम करने के लिए। और तीसरा है सबका एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए, कि सबको एक समान जो है विकास वो सबका होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए। तो रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीके और क्या हो सकते हैं, कैसे हम इनके अलावा जो है रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देना। दूसरा, पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र जो है ये एक आप कह सकती हो कि बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें जो है छोटे व्यक्ति से लेकर एक जो है बड़े व्यक्ति तक सबको फ़ायदा होता है। तो पर्यटन क्षेत्र जो है ये बहुत अच्छा विकल्प है। थर्ड देखिए, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग क्षेत्र आदि को प्रोत्साहित करके, ठीक है, जो छोटे लेवल के कुटीर उद्योग जो होते हैं उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक। नंबर 4, व्यावसायिक शिक्षा देकर, जिसके बारे में जैसे हमने अभी ईएमसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, या व्यावसायिक जो शिक्षा है वो, यानी बच्चों को शिक्षा जो है वो छोटी क्लास से ही एक जो है व्यवसाय करने की शिक्षा देनी चाहिए, एक एम होना चाहिए उनका। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।